स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द लर्न डेली फिजिक्स। और हमने समरफेल्ड एटॉमिक मॉडल या समरफेल्ड एटॉमिक थ्योरी आप कह सकते हैं, हमने शुरू की थी। और इसके अंदर हमने जो प्रीवियसली देखा, ये वाली हमने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व आउट किया था और हमने देखा था कि ये बोहर एटॉमिक मॉडल जैसे हमारे पास आता है उसी तरह सेम उसी की इक्वेशन हमारे पास रिकवर हुई थी। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये किया। आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम इक्वेशन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज मैंने आपको बताई थी कि जो हमारे पास यहाँ पे दो क्वांटम नंबर्स हैं, एक रेडियल क्वांटम नंबर है और एक के है जो जिसको हम एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। तो अब ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, मैंने कहा था आपको कि ये जीरो के बराबर नहीं हो सकता। क्यों जीरो के बराबर नहीं हो सकता, आज हमने ये चीज फाइंड आउट करनी है। और इससे नेक्स्ट के अंदर हमने एनर्जी को फाइंड आउट करना है। जो हमारा मेन गोल है वो एनर्जी को फाइंड आउट करना है, लेकिन उन चीजों को फाइंड आउट करने से पहले हमें ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। तो चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। तो कल का लेक्चर उम्मीद है आपने देखा होगा पूरा। इस लेक्चर को भी A to Z आपने देखना है। अगर कोई भी चीज बीच में से स्किप करेंगे तो हो सकता है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं वही इक्वेशन इस्तेमाल करूं और जहां से आपको फिर मसला ना हो। तो इसलिए आधे घंटे का लेक्चर होता है तो पूरा लेक्चर जरूर देखा करें। तो हमारे पास इक्वेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही बताई थी। वो लेक्चर के अंदर ये इक्वेशन मैंने ड्राइव आउट की थी कि P ऑफ R जो हमारे पास रेडियल मोमेंटम होता है, मैंने दो वेलोसिटीज फाइंड की थी, फिर मैंने दो मोमेंटम फाइंड आउट किए थे। उसमें जो रेडियल मोमेंटम की मैंने इक्वेशन लिखी थी वो ये थी mr डॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन थी। तो इसको अब मैं लिखता हूं कि ये है P ऑफ R इक्वल्स टू m d ऑफ R बाय d ऑफ t। मैं इसको टाइम डेरिवेटिव लिख सकता हूं। तो इसको मैं इसको साथ इस तरह भी मैं लिख सकता हूं कि P ऑफ R इक्वल्स टू m d ऑफ R बाय d ऑफ थीटा d थीटा बाय d ऑफ t। सेम रूल आप इसको कहेंगे, इसको सिंपली आप d ऑफ थीटा को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन आपके पास बनेगी ये बन जाएगी m थीटा डॉट, ये आपके पास थीटा डॉट बन जाएगी ये वाली टर्म, और ये आ जाएगा आपके पास dr बाय d थीटा। अब आपके पास आपने क्या करना है कि आपको पता है कि आपके पास एक वैल्यू होती है, जो वैल्यू किसकी होती है आपके पास P ऑफ थीटा की। हमने एक मोमेंटम, ये रेडियल मोमेंटम फाइंड आउट किया था पिछले लेक्चर के अंदर, एक हमने फाइंड आउट किया था एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, और जिसकी वैल्यू हमारे पास थी P ऑफ थीटा वाज इक्वल टू mr स्क्वायर थीटा डॉट। हमारे पास ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी एंगुलर मोमेंटम के लिए, आई इनटू ओमेगा से हमने जो फाइंड आउट की थी। तो अब ये हमारे पास जो वैल्यू है, मैं अगर यहां से थीटा डॉट की वैल्यू निकालूं तो थीटा डॉट की वैल्यू क्या आएगी? थीटा डॉट विल बी इक्वल्स टू p थीटा ओवर mr स्क्वायर। और अगर यही वैल्यू मैं पुट कर दूं यहां पे थीटा डॉट की जगह, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास वैल्यू आएगी P ऑफ R की, P ऑफ R विल बी इक्वल टू P थीटा m P थीटा ओवर m R स्क्वायर dr बाय d थीटा। ओके, dr बाय d थीटा। तो ये इससे कट गया, m इससे कट गया, तो हमारे पास जो टर्म रह गई वो रह गई P ऑफ R इक्वल्स टू P थीटा ओवर R स्क्वायर dr बाय d थीटा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो ये एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो अब हमने करना क्या है, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें। क्यों इक्वेशन नंबर ए का नाम? क्योंकि हमने इसी इक्वेशन को आगे एनर्जी वाली टर्म के अंदर पुट करना है। मैंने आपको बताया ना कि कोई भी आपने इक्वेशन या कोई भी स्टेप बीच में से स्किप नहीं करना। कि ये वाली इक्वेशन, इसको याद रखिएगा, ये जब हम एनर्जी टोटल कैलकुलेट करेंगे और जब हम मेन अपने टॉपिक समरफेल्ड का जो मेन उसने किस तरह सब एनर्जी लेवल्स को डिस्क्राइब किया उसको देखेंगे, तो उसमें हमें ये इक्वेशन भी पुट करनी पड़ेगी। तो तब मैं आपको हवाला दूंगा कि हमने इक्वेशन नंबर ए से ये लिया है, तो आप याद रख लें कि ये इक्वेशन नंबर ए ये वाली है।
तो अब हमने क्या करना है कि अब इसको हमने डी आर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है, एज मल्टीप्लाइंग बाय डी आर ऑन बोथ साइड। तो इसको जब मैं डी आर से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास पी ऑफ डी ऑफ आर पी थीटा इक्वल्स टू पी थीटा ओवर आर स्क्वेयर डी आर बाय डी थीटा। मैं यहां पे स्क्वायर लिख देता हूं और साथ ही डी थीटा भी लिख देता हूं। मैंने अब किया क्या कि मैंने इसको डी थीटा और डी थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, और डी आर से भी समझे आपने, मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास जो पी ऑफ आर डी ऑफ आर की इक्वेशन आई वो इस तरह की आ गई। अब मैं ये कर क्यों रहा हूं, मुझे जरूरत क्यों है, मैंने सॉल्व करना है ये इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में मैंने ये फॉर्म तो बना ली। अब मुझे एक और मसला इसमें यह है कि ये जो समरफेल मॉडल के अंदर हमारे पास इलिप्टिकल मॉडल होता है, और उस इलिप्टिकल मॉडल को हमें डिस्क्राइब करने के लिए हमें आज इक्वेशन जो कैनोनिकल इक्वेशंस हैं या इक्वेशंस ऑफ एलिप्स हैं उनको भी इस्तेमाल करना है यहाँ पे। तो उनको हम इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे वो भी आज हम देखते हैं। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन एक आ गई। अब यहाँ पे आर स्क्वेयर है तो मैं इसको भी क्या करूंगा, स्क्वेयर के अंदर लिख लूंगा। तो मैं लिखूंगा 1/r स्क्वेयर 1/r, ये इस तरह लिख लेता हूं मैं कि पी थीटा 1/r, थोड़ी सी लाइट भी लगती है उस साइड से, 1/r डी ऑफ आर बाय डी थीटा होल स्क्वायर डी ऑफ थीटा इक्वल्स टू पी आर डी आर। तो अब ये जो मैंने टर्म ली है, ये जो स्क्वायर के अंदर है, ठीक है, ये टर्म समझे हमने इसको एक इलिप्टिकल फॉर्म में से, हमने इलिप्टिकल की जो इक्वेशंस हैं वो इस टर्म पे पुट होंगी और इसकी कुछ वैल्यू आएगी जो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 5 का। हमारी पीछे प्रीवियस भी इक्वेशन चल रही थी तो जिस वजह से मैंने इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है कि अब हमने कैनोनिकल इक्वेशंस या इक्वेशन इलिप्स की जो इक्वेशंस है, कैनोनिकल इक्वेशन नहीं, आप कह लें कि इलिप्स की जो इक्वेशंस हैं वो इस्तेमाल करनी है। नाउ यूजिंग द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, नाउ बाय यूजिंग the equation of ellipse, हम अब इलिप्स के इक्वेशन को यूज करेंगे और जब हम इस इक्वेशन को पुट करेंगे तो हमारे पास, हमारा इक्वेशन लिख लेता हूं पहले मैं, वो है 1/r इज इक्वल टू 1/a ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर, आई थिंक इट्स 1 माइनस ई स्क्वायर, यस, ई स्क्वायर into 1 minus e cos of theta. So this is the one equation of ellipse, and this e is the eccentricity and this is the semi-major axis. So now we know that another equation for ellipse, that 1 minus e square eccentricity square is equals to b over a. This is the semi-minor axis and ratio to the semi-minor axis to the major axis. So this is the two equations you have to remember, or you have to keep them in your mind, that we are going to use these equations several of time. Okay, this equation will be used here again and again. हम इन equations को बार बार इस्तेमाल करेंगे और इन्हीं equations को बार बार इस्तेमाल करके आगे पीछे इनको बना के तो फिर हम यहाँ पे पुट करेंगे, और जगह पे भी ये एनर्जी वाली टर्म्स के अंदर भी हम इन्हीं equations को पुट करेंगे। तो अब चलते हैं कि ये 1/r है, इस इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 6 का। लेट्स नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 6। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दैट वी आर गोइंग टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन नंबर 6 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। When we will take the derivative of this equation number 6 with respect to theta, it will be minus 1/r square dr by d theta, and it will be equal to 1/a into 1 minus eccentricity square multiply, this term will be as common,
and this one will also be a common, and it will be 0 minus e minus sine of theta. The derivative of this cos of theta is equals to minus sine of theta, as I put here. So it will be plus e sine of theta d theta by d theta. You can write d theta by d theta, which will be cancelled out, so no need to write this term here. So this equation will be, as I rearrange this, और इसको अगर मैं एक ब्यूटीफुल अंदाज या खूबसूरत अंदाज में लिखूं तो ये इक्वेशन मेरी कुछ इस तरह की बन जाएगी। ये वाली इक्वेशन बनेगी मेरे पास माइनस 1/r² dr बाय डी थीटा। अगर आप देखें तो आपके पास इस तरह की कुछ शेप बन रही है यहाँ पे, तो ये 1/a, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास e sin थीटा ओवर a into 1 minus e square। ओके, नाउ दिस इज द टर्म। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक r, ये हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन नंबर 6 से इस a इंटू इस वाली टर्म की, मैं इसको मार्कर से इंसर्कल करता हूं, ये वाली जो हमारे पास टर्म है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस इक्वेशन नंबर 6 से। अब इक्वेशन नंबर 6 से अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप कर देना, तो ये हमारे पास वैल्यू जो बनती है, इक्वेशन बनती है, वो मैं लिखता हूं यहाँ पे कि वो बनती है a इंटू 1 माइनस ई स्क्वेयर इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस ई कॉज ऑफ थीटा। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है जो मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो इसकी वैल्यू समझे हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, और ये वाली वैल्यू मैं उठा के यहाँ पे पुट कर रहा हूं। जब मैं ये वैल्यू यहाँ पे उठा के पुट करता हूं तो ये बनती है हमारे पास r² dr बाय डी थीटा इक्वल्स टू दिस e sin थीटा into this r 1 minus e cos of theta. This r will be cancelled out with this r square, and now what we are going to do, we are going to square this equation. So squaring this equation, we will have 1/r square dr by d theta whole square equals to e square sin square theta over 1 minus cos 1 minus cos theta whole square. So this is our equation we have found, and as you see here, if I write this equation like this, so you can see that we can put that value here, we can put that value here। हम ये वाली वैल्यू जो है इस इक्वेशन को हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 6 का, हम इसको नाम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 7 का। तो अब हमने क्या करना है, वी आर गोइंग टू पुट दिस इक्वेशन नंबर 7 इन दिस इक्वेशन नंबर 5। तो जब हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन नंबर 5 में पुट करते हैं, तो मैं इक्वेशन नंबर 5 लिख ही रहने देता हूं, नीचे से मैं इसको सॉल्व कर ये इरेज करता हूं, तो देखते हैं क्या बनती है हमारे पास इक्वेशन। तो ये वाली वैल्यू मैंने पुट की यहाँ पे, तो ये मेरे पास आ जाती है, देखूं तो सही, -1/r² dr by d theta is equals to e square sin square with this and this, I'm going great। तो इसको जब मैं पुट करता हूं यहाँ पे, pr d of r equals to this p of theta, and instead of this value I'm going to write this value here। तो जब मैं इसको पुट करूंगा तो ये हो जाएगा सेंट्रिसिटी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ओके, इनटू डी थीटा। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब हमने क्या करना है,
अब हमने सिंपली इसका, अब हम जहाँ पे इलिप्स की फॉर्म के अंदर भी चले गए, हमने थोड़ी इलिप्स के साथ भी छेड़खानी कर ली और हमने अपने सारे चार्ट जो थे वो पूरे कर लिए। अब हमने ये इक्वेशन नंबर 2 में देखना है कि इक्वेशन नंबर 2 में तो यहाँ पे इंटीग्रल भी है, हमारे पास तो इंटीग्रल नहीं है। अब हमने क्या करना है, हमने इंटीग्रल ले लेना है। तो टेकिंग द इंटीग्रेशन on both side or taking integration on both side, p of r d of r equals to, this p theta will be taken out as a common and this p of r 0 to 2 pi, the limits will be from 0, theta limits from 0 to 2 pi e square sine square theta over 1 minus cos square, cos, I always say this is square, cos theta whole square d theta. So the value for this integral, you have to remember the value for this. This is a lengthy derivation, lengthy, you can say this is a lengthy equations. तो आपने क्या करना है, आप सिंपली एक छोटी सी वैल्यू है इसकी, वो आप याद रख लें कि इसका जो डेरिवेटिव है वो बराबर होता है 2 पाई इंटू 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर माइनस 1 के। ओके, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई इस वाले डेरिवेटिव की, और ये साथ आपका ये वाला पी थीटा आ गया, और ये वाली जो टर्म है ये किसके बराबर है, ये हमारे पास बराबर है एन आर एच के। फ्रॉम इक्वेशन 2 यू कैन ऑल्सो राइट दिस इज इक्वल टू एन आर एच। ये जो आपकी इक्वेशन मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 लिखी है कि इंटीग्रल ऑफ पी आर डी आर इज इक्वल टू एन आर एच। तो अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है कि हमने इस वाली वैल्यू को उठा के, ये वाला जो 2 पाई है, इस 2 पाई को अगर हम यहां से खत्म करें तो ये एच के नीचे आ जाएगा। जब एच के नीचे आएगा तो एच ओवर 2 पाई किसके बराबर होगा, एच कट के, कि एच ओवर 2 पाई हमारे पास एच कट होता है। तो मैं सिंपली यहां से 2 पाई को मिटा के यहां पे एच कट लिख देता हूं, ठीक है। तो एच बार या एच कट आप इसको कह सकते हैं। तो अब हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो काफी सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर आ चुकी हैं। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। एक और मैंने आपको इक्वेशन लिखाई थी, जो अभी इलिप्स की इक्वेशन लिखाई थी, उसमें एक इक्वेशन थी कि 1 ओवर अंडर रूट, ये वाली इक्वेशन थी कि अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओवर ए। मैंने बताया कि रेशियो है माइनर एक्सिस टू मेजर एक्सिस की। तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 1 ओवर अंडर रूट की फॉर्म में है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो ए ओवर बी के बराबर आ जाएगी। ये जो 1 ओवर अंडर रूट ई है, तो वो उसी को मैं पुट करता हूं इस इक्वेशन के थ्रू कि एन आर एच कट इज इक्वल टू पी नॉट इंटू बी ए ओवर बी, बिकॉज दिस इज 1 ओवर अंडर रूट ई 1 माइनस ई स्क्वायर एंड दिस इज 1 इज, तो हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी -1। तो पी थीटा हमने फाइंड आउट किया था, वो आया था हमारे पास के एच कट के बराबर। पी थीटा जो हमारे पास आया था वो के एच कट के बराबर हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर फाइंड आउट किया था। तो के एच कट के बराबर आ गया, ये एन आर एच कट था, एच कट से कट गया, और ये साथ ऐसे ही ए ओवर बी -1 एज इट इज हमने लिख दिया। अब हमने क्या करना है कि हमने ये इस इक्वेशन को एक दफा दोबारा मैं आपके सामने लिख देता हूं। तो ये आ जाती है, के को अगर डिवाइड कर दूं, एन आर ओवर के इक्वल्स टू ए ओवर बी -1। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू दैट अब हम ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन में 1 है, इसको मैं लेफ्ट साइड पे ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा n ऑफ r ओवर k प्लस 1 इक्वल्स टू a ओवर b, इक्वल्स टू a ओवर b। तो इसका मैं अगर एलसीएम लेता हूं तो ये आता है nr प्लस k ओवर k इक्वल्स टू a ओवर b। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं तो ये आ जाएगा k ओवर nr प्लस k इक्वल्स टू b ओवर
ए। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। तो इस इक्वेशन के अंदर ये जो हमारे पास एन आर प्लस के है, ये मैंने आपको बताया था कि ये किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर हमारे पास एन के, एन इक्वल टू एन आर प्लस के, और ये हमारे पास क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि बराबर होता है रेडियल क्वांटम नंबर प्लस एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के। तो अब हमने क्या किया, हमने इसको सिंपली लिख दिया k ओवर n इक्वल्स टू b ओवर a। अब आ गई बात जो हमने की थी कि k जीरो नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया था यहां पे कि दिस n ऑफ n r कैन बी जीरो, दिस रेडियल क्वांटम नंबर कैन बी जीरो, बट दिस azimuthal quantum number can never be zero. Why this can't be? Now we are going to discuss and now we are going to talk that why this can't be. ये क्यों नहीं हो सकता, अब हम बात करेंगे। तो अब हम लेट्स सपोज कह देते हैं कि k जीरो हो जाता है। ठीक है, मैंने कह दिया, आपने कहा नहीं, क्यों आप गलत कह रहे हैं, k को तो जीरो होना चाहिए। मैंने कहा चले आपकी बात मानते हैं, k को जीरो पुट कर लेते हैं। k को जीरो पुट किया, हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन गई, हमारे पास इक्वेशन बन गई b ओवर a इक्वल्स टू जीरो, जीरो ओवर n इक्वल्स टू जीरो। यहां से हमारे पास क्या आ गया, b इक्वल टू जीरो आ गया, b इक्वल टू जीरो। अब b इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, b इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि आपका जो सेमी माइनर एक्सिस है इलिप्स के अंदर वो जीरो हो गया। अब इलिप्स बनाता हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये बन गया एक अंडा, दिस इज जस्ट लाइक एन एग एंड इलिप्स इज आल्सो लाइक एन एग। सो ये एक अंडा सा बनाया है मैंने, तो यहां पे इसके दो फोसाइज होते हैं। ठीक है, ठीक है, दो हमारे पास यहाँ पे इसके फोकस हैं। तो अब क्या है कि न्यूक्लियस, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो एक सेंटर पे होता है। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस मैंने पहले भी यहीं बनाया, तो यहां से आप देखें तो ये इसका सेमी माइनर एक्सिस है, फॉर एग्जांपल बी है। अब आपने बी ही जीरो कर दिया, आपने कहा जी ये तो बी ही जीरो है, इसका मतलब ये है कि ये यूं मूव नहीं करेगा। ये ऊपर वाला ये जो फासला है ना इसका, ये जो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो खत्म हो गई। ठीक है, वो जो इसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो खत्म हो गई, तो ये अब क्या है, ये अब हॉरिजॉन्टली सिर्फ मूव कर सकता है। तो फिर ये क्या करेगा, वहीं पे ऐसे ऐसे ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, जो कि ये नहीं कर सकता, विच इज नॉट फिजिकली पॉसिबल। सो अगर ऐसे ही करेगा तो वो तो न्यूक्लियस के बीच में से उसको गुजरना पड़ेगा। क्यों, यहाँ पे है ना, जब ये तो जीरो हो गया, जब यहाँ पे ऐसे या फिर ऐसे आया, वो तो न्यूक्लियस बीच में आ गया, इस तरह तो हो ही नहीं सकता। तो आपने जो कहा था ना वो k जीरो होता है, मैंने पुट करके आपको दिखाया कि वो क्यों जीरो नहीं हो सकता। और इसी तरह होता है कि फिजिक्स या साइंस के अंदर जब भी आप बात करें तो अपनी बात की दलील जरूर दें, जस्टिफाई योर क्वेश्चन और आंसर। व्हेन यू आर आंसरिंग समवन यू हैव टू जस्टिफाई विद सम रीजन, विद सम प्रूफ, विद सम इक्वेशन। अगर आप फिजिक्स के अंदर अपनी इक्वेशन, अपनी दलील से अपनी बात मनवा लेते हैं तो आप दुरुस्त हैं। आप बेशक आप गलत हैं, लेकिन आप अपनी बात मना रहे हैं तो आप दुरुस्त हैं। तो अब मैंने आपको बता दिया कि ये k इक्वल टू जीरो है। अभी भी आपको लगता है k इक्वल टू जीरो नहीं है तो आप कमेंट में मुझे बताएं कि क्यों जीरो नहीं है, फिर उस बात के ऊपर हम बहस करेंगे। तो अब आपको पता चला कि फिजिकली b कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। इससे हमें क्या पता लगा कि जब b इक्वल टू जीरो हमारे पास यहाँ पे नहीं हो सकता, तो फिर हमारे पास k भी इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से, you can name it as equation star. So you can write that from this equation number star, we can say that k, which is the azimuthal quantum number, can never be equal to zero. तो ये चीज हमने आज फाइंड आउट की कि k कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो अब हमने बात करनी है नेक्स्ट, जो हमने चलना है, हमने टोटल एनर्जी की तरफ चलना है। वो भी एक लेंथी टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि बोहर का जो मॉडल था वो सबसे सिंपलेस्ट मॉडल था। ठीक है, फिर ये समरफेल्ड थोड़ा उससे ट्रिकियर मॉडल था, और उम्मीद है मुझे कि आपको जरूर ये समझ में आ गया होगा।
तो अब एनर्जी की तरफ चलेंगे एंड अवर नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन एनर्जी एंड हाउ आई विल टेल यू दैट हाउ समरफेल्ड मॉडल के अंदर यहाँ पे अगर आप मेरी थंबनेल के ऊपर या मेरी जब आपने वीडियो खोली थी तो वहां पे आपको ये इलिप्टिकल फॉर्म्स बहुत सी मिली होंगी कि एक ऐसे होगा, एक यहाँ पे एक यूं करके शेप्स बनी हुई थी बहुत सी और लिखा हुआ था n इक्वल्स टू समथिंग, n इक्वल्स टू समथिंग, k इक्वल्स टू समथिंग। ठीक है, वो अभी भी अगर थंबनेल पे आप वीडियो देखें, वीडियो का मेरा थंबनेल देखें समरफेल्ड वाला, तो यही इक्वेशन बनी हुई थी। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि ये इक्वेशन क्या है, क्योंकि हमने बहुत सी चीजें इसकी ड्राइव आउट कर ली हैं और अब हमें समझ लग गई है कि क्या इलिप्स की क्या फॉर्म्स और सारा हमें इसका जो निजाम था समझ आ गया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, तो आपको फिर यहाँ पे लाइक का बटन भी दबाना चाहिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन भी जरूर दबा दें। ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम एंड टिल देन see you soon in the next lecture.